आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी, अशोक और आप सब मित्र, शुरुआत में हमेशा ही या ज़्यादातर लोग कहती हैं कि मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच होने का ये सुअवसर मुझे मिला, तो रस्मन तो वो मैं ज़रूर कहता, लेकिन आज वो रस्म नहीं निभा रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ कहना चाह रहा हूँ। एक तो मेरा परम सौभाग्य है कि पंडित जी यहाँ विराजमान हैं, सदारत कर रहे हैं। मैंने पंडित जी को नहीं देखा, लेकिन उनको पढ़ा है, और मुझे लगता है कि हिंदी में ही नहीं, हमारे देश में ऐसी विद्वत्ता, असाधारण विद्वत्ता थी, और भाषा के तो धनी थे ही वे। तो ये इतना बड़ा मेरा सौभाग्य है कि विश्वनाथ जी यहाँ उपस्थित हैं और हजारी प्रसाद जी के बारे में कुछ बोलने का मुझे मौका मिल रहा है। अशोक ने इतनी बातें कह दी हैं, और सब बातें सोले आना सही हैं, कि उनमें कुछ और जोड़ने की मुझे ज़रूरत महसूस ही नहीं हो रही है। मैं तहे दिल से पूरी तायद कर रहा हूँ, और तायद करने के बाद मैं हजारा प्रसाद जी के इस निबंध के ही परिप्रेक्ष्य में कुछ कहना चाहूँगा, जो कि एक तरह से अशोक की बातों को बढ़ाएगा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये दुस्साहस मुझ में नहीं है, लेकिन एक दूसरी दिशा भी उन बातों को देगा, और वो दिशा या वो दिशाएं भी ज़रूरी हैं। मित्रों, ये जो लेख है जिसका शीर्षक आज हमारा विषय है, ये लेख हजारी प्रसाद जी के एक निबंध संग्रह, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध संग्रह अशोक के फूल का हिस्सा है। ये 1948 में प्रकाशित हुए थे सारे निबंध, तो उससे आपको अंदाज लग जाएगा कि किस वक्त ये सारी बातें हजारी प्रसाद जी लिख रहे हैं। कई बार होता है कि कोई विद्वान अपने समय में जब कोई बात कहता है, तो उस समय में तो वो बहुत प्रासंगिक लगता है, लेकिन काल के प्रवाह के साथ साथ उसकी प्रासंगिकता क्षीण होने लगती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उसकी प्रासंगिकता और उजागर हो जाती है, और कभी कभी भयावह रूप ले लेती है वो प्रासंगिकता। हजारी प्रसाद जी इसमें जो लिख रहे हैं वो बहुत प्रासंगिक है, और आज वो प्रासंगिकता भयावह रूप ले चुकी है। कैसे भयावह रूप ले चुकी है, ये आप अशोक के वक्तव्य में सुन ही चुके हैं। मैं शुरू में जो पहला पैराग्राफ है इस निबंध का, वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, और मेरे हिसाब से इस लंबे पैराग्राफ के 3 हिस्से हैं। उन 3 हिस्सों के बारे में मैं कुछ
कहना चाहूँगा। मैं पढ़ता हूँ और बताता जाऊँगा कि मेरे लिए ये कौन से 3 हिस्से हैं। नहीं, मैं खुद लाया हूँ, इसके बगैर तो मैं थैंक यू। आचार्य जी लिखते हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये पहली बात, वो जो शीर्षक है निबंध का, उनको संकोच होता है। मतलब ये है कि न सिर्फ मनुष्य उनके लिए लक्ष्य है साहित्य का, हजारी प्रसाद जी के लिए, बल्कि अगर ये लक्ष्य नहीं है तो साहित्य साहित्य नहीं है, वो वाग्जाल है। आगे ही इसी निबंध में आचार्य जी वाग्जाल के साथ साथ कल्पना विलासिता की बात भी करते हैं। तो जिस साहित्य का उद्देश्य, और देखिए वो परम उद्देश्य नहीं कह रहे हैं, सर्वोच्च उद्देश्य नहीं कह रहे हैं, वो उद्देश्य कह रहे हैं कि जिस साहित्य का उद्देश्य मनुष्य नहीं है, वह साहित्य वाग्जाल हो सकता है, कल्पना विलासिता हो सकता है, साहित्य नहीं है। अनिवार्य शर्त है ये। अशोक ने काफ़ी कुछ कहा है जिसमें कि इस स्थापना को लेके संदेह की गुंजाइश बनती है। और जब मैं अशोक को सुन रहा था तो सोच रहा था कि पंत जी की बात का बड़ा असर हो गया इन सालों में। तुमने अशोक काफ़ी दुष्टता को छिपाना सीख लिया है। तो खैर, ये पहला हिस्सा है इस पैराग्राफ का। इसके आगे आचार्य जी कहते हैं, इसको भी आप लोग गौर से कृपा करके सुने। मैं अनुभव करता हूँ कि हम लोग एक कठिन समय के भीतर से गुजर रहे हैं। आज नाना भांति के संकीर्ण स्वार्थों ने मनुष्य को कुछ ऐसा अंधा बना दिया है कि जाति धर्म निर्विशेष मनुष्य के हित की बात सोचना असंभव सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी विकट दुर्भाग्य के इंगित पर दलगत स्वार्थ से प्रेम ने मनुष्यता को दबोच लिया है। दुनिया छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में विभक्त हो गई है। अपने दल के बाहर आदमी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। उसके रोने गाने तक पर असुद्देश्य का आरोप किया जाता है। उसके तप और सत्यनिष्ठा का मजाक उड़ाया जाता है। उसके प्रत्येक त्याग और बलिदान के कार्य में भी चाल का संधान पाया जाता है और अपने अपने दलों में ऐसा करने वाला सफल नेता भी मान लिया जाता है। ये दूसरा हिस्सा है। इस हिस्से को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि तो भाई ये तो हमारे ही वक्त का खाका है। जो 48 में पंडित जी लिख रहे हैं वो पूरा सच है, सिवाय इसके कि भयावह बहुत हो गया है, लेकिन सच वही है, यथार्थ वही है। और तीसरा हिस्सा इसका जो मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ और इसके साथ पैराग्राफ का अंत हो जाएगा, वो है परंतु मेरा विश्वास है
कि ऐसा करने वाला आदमी, वो जो दल का नेता बन जाता है, कि ऐसा करने वाला आदमी सबसे पहले अपना ही अहित करता है। बड़े बड़े राष्ट्र नायक जब अपनी विराट अनुचर वाहिनी के साथ इस प्रकार का गंदा प्रचार करते हैं तो ऊपर ऊपर से चाहे जितना भी सफलता उनके पक्ष में आती हुई क्यों न दिखाई दे, इतिहास विधाता का निष्ठुर नियम प्रवाह भीतर ही भीतर उनके स्वार्थों का उन्मूलन करता रहता है। इसको मैं दुराशा कहता हूँ। पंडित जी जो दीर्घ दृष्टि है वो यहाँ मुझे लगता है कि धोखा खा रही है, और शायद धोखा नहीं खा रही, वो अपने को विश्वास दिलाए रखना चाहते हैं, वो हताश नहीं होना चाहते हैं। उसका कोई एक और कारण भी हो सकता है, उस पर मैं एक ही मिनट में आने वाला हूँ। लेकिन जो भी हो, पिछले 75 सालों में हम इतना तो कह सकते हैं कि जो उन्होंने 48 के बारे में लिखा वही हमारा भी सच है। जो आशा उन्होंने 48 में व्यक्त की, उस आशा के आसार आज बहुत कम हो गए हैं। ये अलग बात है कि आज भी अगर हम आशा छोड़ देंगे तो जीना छोड़ देंगे, तो आशा तो हम बनाए रखेंगे, लेकिन इतिहास विधाता की गवाही हम नहीं दे सकते। इतिहास ये जो इतिहास विधाता है, आप कहेंगे कि मैं अटक क्यों रहा हूँ इतिहास विधाता को लेके। भाई, ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि हम पश्चिमी ज्ञान से आक्रांत रहे हैं। हिस्टोरिकल फोर्सेस लिखा होता पंडित जी ने तो मैं तुरंत हिस्टोरिकल फोर्सेस कह देता, लेकिन इतिहास विधाता जैसा कमाल का उन्होंने ये जो पद इस्तेमाल किया है, अभी मैं पूरी तरह से उसका आदी नहीं हुआ हूँ, कायल हो गया हूँ। तो इतिहास विधाता हमें क्या दिखाता है, उसको आने से पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि इसी निबंध में हजारी प्रसाद जी कहते हैं, और यहाँ वो समस्या की जड़ देख रहे हैं। उनके लिए समस्या की जड़ ये है। एक और बात, ये जो हमें लग रहा है कि आज साहित्य की कोई नहीं सुन रहा, क्या साहित्य का असर और मूल्य बचा है, तो आचार्य जी इसी पैराग्राफ के बाद जो अगला पैराग्राफ आता है उसमें कहते हैं, इतिहास शक्तिशाली व्यक्तियों और राष्ट्रों की चिताभूमि को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है, फिर भी गंदे तरीके सुधारे नहीं गए हैं। यानी आप कहेंगे कि इतिहास विधाता के इस नियम को भी उन्होंने देखा हुआ है कि कुचलते तो रहेंगे इस तरह के नेता, कुचले तो जाते रहेंगे इस तरह के नेता, लेकिन ये जो गंदे तरीके हैं वो आसानी से ख़त्म नहीं होंगे। ये गंदे तरीके सुधारे नहीं गए हैं, बल्कि उनको और भी कौशलपूर्ण और प्रभावशाली बनाया जाता रहा है और बनाया जा रहा है। जो लोग दृष्टा हैं वे इस गलती को समझते हैं, पर उनकी बात मदमत व्यक्तियों की ऊंची गद्दियों तक नहीं पहुंच पाती। हम देख रहे हैं अभी भी मदमत लोगों की ऊंची गद्दियों पर बात नहीं पहुंच रही है। संसार में अच्छी बात कहने वालों की कमी नहीं है, परंतु मनुष्य के सामाजिक संगठन में ही कहीं कुछ ऐसा बड़ा दोष है जो मनुष्य को अच्छी बात सुनने और समझने से रोक रहा है।
तो आचार्य जी के लिए जो समस्या की जड़ है वो सामाजिक संगठन का कोई बड़ा दोष है। अब अगर केवल सामाजिक संगठन का कोई बड़ा दोष हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि संसार के सारे समाज संगठन इस ट्रेजिक दोष से ग्रसित रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, शताब्दी दर शताब्दी वही दोष बना रहे किसी समाज के संगठन में, तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। और यहाँ मैं वो एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मनुष्य में ही कोई ऐसा दोष है, सामाजिक संगठन में नहीं, मनुष्य में ही कोई ऐसा दोष है कि वो सुधरता नहीं है। तो ये मैं इस लेख के आगे के अतिरिक्त भी आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये बात हम एक बार सोचने की कोशिश करें तो समस्या और गंभीर हो जाएगी। तब समस्या केवल इतनी नहीं रहेगी कि हम अपने कानूनों में सुधार कर लें, हमारे जो इदारे हैं उनमें सुधार कर लें, पार्लियामेंट निकम्मी साबित हुई है तो अब पार्लियामेंट को ऐसा बना दें, जुडिशरी निकम्मी साबित हुई है तो जुडिशरी को ऐसा कर लें, कानून हमारे अच्छे नहीं हैं तो हम कानूनों को अच्छा कर लें। ये जो हम हमेशा आशा बनाए रहते हैं और दोषारोपण भी उन्हीं पर करते रहते हैं, मुझे लगता है कि हम को कुछ और भी सोचना होगा कि ये कानून चलते कैसे हैं, ये इदारे चलते कैसे हैं। हम ही तो चला रहे हैं इन इदारों को। और गांधी ने ये बात मुझे लगता है कि बड़ी बारीकी से समझ ली थी। गांधी ने कहा था कुछ ऐसा हो गया है कि हम टेढ़ा ही देखते हैं। गांधी ने कहा कि ये सिर्फ ज्योमेट्री का ही सिद्धांत नहीं है कि दो बिंदुओं के बीच की जो कम से कम दूरी है वो सीधी रेखा से। इत्तेफाक से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी इस निबंध में सीधी रेखा की बात करते हैं। कहते हैं कि सीधी रेखा खींचना बड़ी टेढ़ी बात है। तो गांधी जो स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन है, और फिर कहते हैं कि हम टेढ़ा ही, हमारी आँख टेढ़ा ही देखती है इसलिए कि हर वक्त हमें शॉर्टकट दिखाई पड़ता है। शॉर्टकट स्ट्रेट लाइन नहीं होती। आप समझते हैं कि ये हम कर लेंगे तो हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा, और हमेशा गलत काम गलत काम गलत काम, और फिर उसका वो जो क्यूमुलेटिव प्रभाव होता है, उस क्यूमुलेटिव प्रभाव को भी हम नहीं समझ पाते। और उस क्यूमुलेटिव प्रभाव को समझने के लिए गांधी की एक और बात ध्यान में रखनी होगी। जब नागासाकी और हिरोशिमा हो गए तो गांधी ने कहा हिंसा का जवाब हिंसा देने का नतीजा एटम बम है। अब ये हिंसा का जवाब हिंसा से देने का तार्किक परिणाम बिल्कुल दिखाई पड़ता है कि एटम बम है, लेकिन हम क्या उस तार्किक परिणाम से परिचालित होते हैं? हमारा व्यवहार उस तर्क से परिचालित होता है? नहीं। तो
इमानुएल कांट ने जिसको क्रुकेड टिम्बर ऑफ ह्यूमैनिटी कहा था कि अब हम बने ही हैं उस टेढ़ी लकड़ी से, तो सीधे काम कहाँ से हो जाएंगे। तो आज मित्रों मुझे लगता है ज़रूरत इस बात की हो गई है कि हम बाहर कम देखें, अंदर ज़्यादा देखें। जैसा कि गांधी ने कहा था, हर कोई अपने को देखे। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि 48 के बाद स्थिति वही है, केवल भयावह हुई है। तो अब जैसे अशोक ने मुक्तिबोध को उद्धृत किया, अंतःकरण का आयतन संकुचित है। गांधी ने इनसे भी पहले कहा, हमारे में शायद हृदय नहीं है। तो ये जो है कि हमारे अंदर शायद हृदय नहीं है। अब वो बेचारे शायद जोड़ना चाह रहे हैं, उम्मीद फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो उम्मीद नहीं करेंगे तो अहिंसा में विश्वास ही नहीं रहेगा। अगर दूसरे में हृदय ही नहीं है और मुझ में हृदय ही नहीं है तो अहिंसा फिर कहाँ से आएगी, हृदय परिवर्तन कहाँ से होगा। तो हृदय के होने की संभावना बनी रहती है, भले ही लग रहा हो कि है नहीं हृदय। तो मानव स्वभाव 48 में भी वही था, 18वीं सदी में जब कांट क्रुकेड टिम्बर का रोना रो रहे हैं तब भी वही था, और उस वक्त भी वही था जब व्यास अपनी बाहें उठा के अपना रोना रो रहे थे। तो ये जो धारा प्रवाहिता है इस सत्य की, उस धारा प्रवाहिता पर भी हम लोग गौर करें। और मित्रों, ये जो बात है कि मनुष्य ही लक्ष्य है साहित्य का, तो जो अशोक ने कहा उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मनुष्य का हित ही अगर साहित्य का लक्ष्य हो जाएगा तो प्रश्न ये उठेगा कि कौन सा मनुष्य। आचार्य जी कहते हैं मनुष्य का हित, और मनुष्य का हित, और फिर एक जगह, केवल एक जगह मनुष्य के हित की ही बात करते करते वो सर्वभूत के हित की बात करते हैं। अब मनुष्य का हित और सर्वभूत का हित तो एक बात नहीं है, लेकिन चूंकि सारे लेख में मनुष्य के हित की बात हुई है, वो केवल एक जगह वो सर्वभूत के हित की बात आ गई है। तो क्यों आई मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन उनके मन में ये बात आई कि वो सर्वभूत के हित की भी बात करें तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर सर्वभूत का हित भी साहित्य का हित है, लक्ष्य है, तो मनुष्य के हित और मनुष्येतर प्राणियों के हित और प्रकृति के हित के संबंधों पर भी हमें गौर करना होगा। ये जो मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, इस दृढ़ विश्वास ने हमको जिस मुकाम पर लाके छोड़ दिया है, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, मनुष्य ही लक्ष्य है साहित्य का। और केवल साहित्य का ही नहीं, इस पूरे लेख में आचार्य जी साहित्य के साथ साथ जितने भी मानवीय प्रयत्न हैं, वो धर्म हो, संस्कृति हो, भाषा हो, राजनीति हो, सबके लिए कहते हैं कि इनका एक ही लक्ष्य है,
और वो है पुरुष, मनुष्य, सॉरी, खैरियत है, पुरुष नहीं, बड़ी और भी गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो मनुष्य का हित है, और फिर मनुष्य के हित की ही बात करते हुए वो प्रतीयमान विरोधों की बात करती है कि वो ये जानते हैं कि संसार में विरोधी स्वार्थ टकरा रहे हैं, लेकिन इन सब को वो प्रतीयमान मान रहे हैं। हो सकता है किसी दार्शनिक स्तर पे इनको प्रतीयमान मान लिया जाए, लेकिन जो मानव का इतिहास का अनुभव है वो तो यही दिखाता है कि विरोध वास्तविक है। किसी एक आदर्श के तहत आप उनको भले ही कह दें कि अंततो गत्वा सबका हित, तो अगर आप ये प्रतीयमान हितों का सहारा लेके इन हितों की टकराहट को हटाना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। तो किसके, कौन से मनुष्य के हित हैं जिनके लिए साहित्य काम करेगा? और मान लीजिए ये अनिवार्य शर्त बना भी दी जाए, तो आप सोचिए कि किसी भी समय में लिखा हुआ कितना श्रेष्ठ साहित्य असाहित्य घोषित कर दिया जाएगा। इतिहास भरा पड़ा है इस तरह के उदाहरणों से कि अपने समय में बड़े बड़े लेखक नकारे गए, ठुकराए गए। काफका की मिसाल तो हमारे अपने वक्त की मिसाल है, और आज हम देख रहे हैं कि कितना महान लेखक था, कैसा भविष्य दृष्टा था। गियोर्ग लुकाच, इतने बड़े क्रिटिक, टैगोर को एजेंट ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट एजेंट बताते थे। तो अगर हम अपनी अकल पर इतना विश्वास करने लगें कि हम जानते हैं कि मनुष्य का हित क्या है, मनुष्य का हित किस में है, और अगर ये हित सिद्ध नहीं हो रहा है फला फला साहित्य से, तो वो साहित्य नहीं है। ये मुझे लगता है कि कोई सीरियसली फ्लॉड फॉर्मुलेशन ये है। इसमें दोनों तरह के खतरे हैं। एक खतरा मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स वाला है, और दूसरा खतरा ये अपने को सर्वज्ञ मानने का। तो दोस्तों, मैं अंत में केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये 15 या 16 पृष्ठ का निबंध है, और न केवल ये निबंध बल्कि इस संग्रह के सारे निबंध हमारे पढ़ने के लिए, आज के अपने वक्त को समझने के लिए निहायत ज़रूरी है। आप लोग हमारी न सुने, स्वयं इन निबंधों को पढ़ें और देखें कि आचार्य जी कह क्या रहे हैं। देखिए, समय होता तो उन्होंने जो बहुत बड़ी बड़ी बातें इसी निबंध में कही हैं हमारे अपने वक्त के बारे में, वो कहता, बस चलते एक बात ज़रूर कह दूँ। वो कहते हैं कि हमारे वक्त की एक समस्या है हिंदू मुसलमान मिलन। कहते हैं ये बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन इसी के साथ साथ एक और विकट समस्या है, इससे भी विकट समस्या है, वो है हिंदू हिंदू मिलन। हिंदू हिंदू मिलन की जिस तरह ये बात करते हैं 1948 में, और फिर जिस तरह वो बातें करती हैं, मैं बस ये बिल्कुल अंत में मैं आपको सुनाना चाहूँगा। इसी संग्रह में उनका एक निबंध है, प्रायश्चित की घड़ी। प्रायश्चित की घड़ी 1948 में वो कह रहे हैं,
और उस प्रायश्चित की घड़ी में वो कहते हैं 48 का वक्त है, याद रखिए, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया है और संसार के कुछ हिस्सों में एक नया, कुछ देशों में नया जोश आ गया है, वो नए सिरे से अब आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आचार्य जी लिखते हैं, संपूर्ण जगत की जन जागृति को देखकर जहाँ अपार आनंद होता है, वहाँ दुश्चिंता अपनी ओर देखकर हो रही है। क्या दुश्चिंता है? क्या हम जन जागृति को सहन करने योग्य शक्ति को पा सके हैं? हमारे देश में जो जन जागृति हो रही है, इसको सहन करने की शक्ति हम में है। और जिस हम की बात वो कर रहे हैं वो हम हैं, पढ़े लिखे हम, मध्यवर्गीय हम। क्या भारतवर्ष का वह समुदाय जिसे आज थोड़ा बहुत बोलना आता है, इस देश की मूक और दलित जनता की जागृति को सहन करने लायक मानसिक बल और बौद्धिक साहस रखता है? ये 48 में पूछ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि चाहे वो दलित हो, चाहे नारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, जब वो आवाज़ उठाते हैं तो हम पर क्या बीतती है। वो पूछ रहे हैं कि हम में साहस है, कितना हम वो साहस आज विकसित कर पाए हैं। और इसको आगे बढ़ाते हैं आचार्य जी इस बात को, कहते हैं, निस्संदेह यह जागृति धर्म और समाज सुधार का सहारा नहीं लेगी, वह आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों पर कब्जा करेगी। धन्यवाद।